नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोल के बारे में। जनरली कोयला जो होता है उसको हम लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता होगा कि कोल से क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यूजीसी नेट में एनवायरमेंटल साइंस में हर समय कोल का फॉर्म जरूर एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जियोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि कोल क्या है, कैसे बना, इसका इतिहास क्या रहा, इससे हमारे एडवांटेज क्या हैं, क्यों हमारी लाइफ में कोल इम्पोर्टेंट है, इसके डिसएडवांटेज क्या है हमारी लाइफ में, या जो भी चीजें हैं। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। कोल क्या है? व्हाट इज कोल? Coal is a combustible black or brownish black sedimentary rock primarily composed of carbon along with a smaller amount of other elements such as hydrogen, sulfur, oxygen and nitrogen। यानी कोल एक कंबस्टिबल मीन्स जलने वाला, ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक है जो बना होता है कार्बन से और हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। यानी कोल जनरली एक जलने वाला पदार्थ है जो ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक यानी भूरा, हल्का सा काला और भूरा कलर का, और जो सेडिमेंट्री रॉक जनरली इसको माना जाता है। यह भी एक तरह का पत्थर ही है, लेकिन थोड़ा सा यही है कि अदर रॉक्स की अपेक्षा ये थोड़ा सा कम हार्ड होता है और इसमें सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी मिलते, इन पांचों एलिमेंट से मिलके ये बना होता है। अगर आगे देखें तो इट इज क्लासिफाइड एज फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट फॉर्म्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। इसको हम लोग क्लासिफाई इस तरह फॉसिल फ्यूल में करते हैं क्योंकि यह पुराने, लाखों साल पुराने प्लांट और एनिमल्स के पार्ट से बना होता है। जैसे कि जब मास एक्सटिंक्शन हुआ तो, या ऐसे ही चीजें जो नेचुरल हजर्ड्स होते हैं, आर्टिफिशियल हजर्ड्स होते हैं, उसमें जो व्यक्ति नीचे दब जाता है, जानवर दब जाते हैं, प्लांट्स दब जाते हैं, उन्हीं वही जो है हमारे धरती के अंदर, अर्थ के अंदर वो प्रेशर और हीट से और समय के साथ वह कोयले में चेंज हो जाते हैं। इसीलिए, और वो फॉसिल फ्यूल का मतलब कि वह ज्वलनशील होते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं उनको जलाने पे। दीज ऑर्गेनिक रिमेन्स आर फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपोजिट्स। यह ऑर्गेनिक रिमेन जो है मतलब पार्टिकल्स या जो भी चीजें बची हुई चीजें हैं धरती के अंदर, यह डिपॉजिट होती हैं एंड आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइनिंग प्रोसेस, और इसको हम लोग माइनिंग प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं जमीन के बाहर से। कुल मिला जुला कर कोल एक ऐसा कंबस्टिबल एलिमेंट्स है जो सदियों साल पहले जो जानवर, पेड़ पौधे मर गए थे, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी पड़ी, फिर कई डिफरेंट डिफरेंट लेयर बने और सैकड़ों साल उसके अंदर दबे रहने से कुछ तेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ वैसे ही सॉलिड रहते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पे ये होता है। ये सेडिमेंट्री रॉक है, याद रखिएगा। तीन तरह के रॉक होते हैं, इग्नियस होते हैं, मेटामॉर्फिक होते हैं और सेडिमेंट्री होते हैं। तो कुछ में प्रेशर टेम्परेचर होता है, जबकि सेडिमेंट्री में जनरली आपका लिथिफिकेशन होता है, यानी वो लेयर बाय लेयर
दबे रहने के बाद, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर एक अहम रोल होता है। अब ओरिजिन ऑफ कोल, कैसे कोल बना, ये प्रोसेस जो है यह सैकड़ों लाखों साल पुराना है। तो कोल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री हिस्टोरिक वेजिटेशन दैट थ्राइव ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड। यानी कोल जो है ओरिजिनेट हुआ प्री हिस्टोरिक वेजिटेशन, यानी वेजिटेशन मतलब कि हिस्ट्री जब से क्रिएट हुई, जब से मनुष्य जानता है चीज़ों को ऑब्जर्व करना या वह पढ़ पाता है, उसके पहले की जो पेड़ पौधे जानवर थे उनके रिमेन्स हैं ये। दैट मीन्स कार्बोनिफेरस पीरियड के, तब मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं था, इसीलिए इसको प्री हिस्टोरिक वेजिटेशन कहा जाता है। यह अप्रोक्सीमेटली 300 से 360 मिलियन ईयर्स एगो था। मतलब 300 मिलियन ईयर्स एगो, लाखों साल पुराना ये किस्सा है। और अगर प्री हिस्टोरिक वेजिटेशन की बात करें तो उस समय जो पृथ्वी पे मौजूद थे, जैसे कि ये कहानी तब की है कि डार्विन जो हिस्ट्री लिखा है, डार्विन का विकास ऐसा माना जाता है कि लाइफ आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और सेपरेशन हुआ। तो डार्विन ने कहा था कि कोई भी चीज होती है वह अपने आसपास के वातावरण या पर्यावरण के हिसाब से चेंज हो जाता है। और ये तब का है कि जब पौधे बहुत बड़े होते थे, जानवर बहुत बड़े होते थे, और फिर मास एक्सटेंशन हुआ और वो दब गए, और फिर उसी वही टेम्परेचर और प्रेशर से उनके रिमेन्स बचे हैं, वही फॉसिल फ्यूल बने। उसमें जो कुछ होते हैं वो लिक्विड बन जाते हैं, और कुछ होते हैं जो सॉलिड बनते हैं। तो लिक्विड जो बनते हैं उसमें आपका पेट्रोलियम है, डीजल्स है, और सारी चीजें हैं। ड्यूरिंग दिस इरा अर्थ वाज कवर्ड विथ वास्ट स्वैम्प्स एंड फॉरेस्ट। यानी कार्बोनिफेरस पीरियड की ये बात कर रहा है। इस इरा में अर्थ जो है वह बहुत कवर्ड थी, स्वैम्प्स और फॉरेस्ट थे, एल्गी, डिफरेंट डिफरेंट झाड़ियां थी उससे। When plant died, they accumulated in these swampy, oxygen poor environment. तब एनारोबिक इन्वायरमेंट था। उस समय जब पौधे मरते थे तो ये एक्यूमुलेट होते थे स्वैम्पी में, रीजन में, जहाँ पे ऑक्सीजन पुअर, मतलब ऑक्सीजन अभी शुरुआत हुआ था, क्योंकि जब पृथ्वी बनी तब ऑक्सीजन नहीं था। उसके बाद धीमे धीमे एरोबिक इन्वायरमेंट हुआ, अब तब जाके मनुष्य और डिफरेंट डिफरेंट जानवर आए। प्रिवेंटिंग फुल डिकम्पोजिशन, जो पूरे डिकम्पोजिशन होने से बचाता है, क्योंकि एरोबिक ही ऑक्सीजन ही किसी चीज से मिलके उसको डिकम्पोज करता है। जहाँ एनारोबिक कंडीशन होता है वहाँ डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो उसी से ये बचे हुए थे। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, layers of sediment buried in the plant material and the heat and pressure form the earth crust transform into coal through a process called coalification। मैंने वही कहा कि लाखों साल के बाद ये सेडिमेंट जो हैं प्लांट मटेरियल्स के, उसमें ब्यूरिड रहे, फंसे रहे, दफन रहे, और फिर प्लांट अर्थ के क्रस्ट का प्रेशर और टेम्परेचर ने बहुत अच्छा रोल निभाया और इनको ट्रांसफार्म किया कोल में। इसी को हम लोग कोलिफिकेशन कहते हैं। और तब जीवन उस समय दलदली था। स्वैम्पी मिस दलदली होता है कि जैसे कि आपको पता होगा कि दलदल चीजों में
आसानी से चीजें नीचे चली जाती हैं। तो बड़े बड़े पेड़ होंगे, गिरते होंगे तो नीचे चले जाते होंगे। दिस प्रोसेस बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ पीट एंड प्रोग्रेस थ्रू वेरियस स्टेजेस रिजल्टिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ कोल। यह प्रोसेस पीट से शुरू होता है और रिजल्ट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ कोल से। पीट, ये देखिए यहाँ पे स्वैम्प दलदली रीजन था 300 मिलियन ईयर पहले। बिफोर द डायनासोर मेनी जायंट प्लांट डाइड इन स्वैम्प्स। डायनासोर से पहले, डायनासोर कब थे? कार्बोनिफेरस पीरियड में थे, उनको माना जाता है कि उसी समय। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर द प्लांट वेर ब्यूरिड अंडर द वाटर एंड डर्ट। लाखों साल तक ये पौधे दफन रहे उस स्वैम्पी रीजन में, वाटर और डर्ट में। तब हीट एंड प्रेशर टर्न द डेड प्लांट इनटू कोल, और हीट और प्रेशर जो है इनको कोल में कन्वर्ट कर दिया। बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या है कोल की। तो जनरली कोल हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी हजारों साल से कोल यूज हो रहा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद यह चेंज हुआ, मतलब गति और तेज हो गई। जहां से हम लोग मैन अपने हाथ से या अपने परिश्रम से नहीं निकाल सकता था, वहां मशीनीकरण के द्वारा आसानी से कोल निकाले जाने लगे। जैसे कि अर्ली यूज इसका कहाँ देखा जाता है, तो द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ कोल डेट बैक अराउंड 1000 BC इन चाइना, यानी 1000 साल पहले बीसी के चाइना में इसका रिकॉर्ड मिलता है सबसे पहले। तो ये बिफोर क्राइस्ट, यानी आज से करीब 3500 वर्ष पहले की ये बात हो रही है, क्योंकि 3000 वर्ष पहले, सॉरी 3000 वर्ष पहले की ये बात हो रही है, बिफोर क्राइस्ट। जो हम लोग का कैलेंडर इस समय हम लोग यूज करते हैं, यानी 2025 ईयर्स ये चल रहा है, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का कैलेंडर। उससे 1000 साल पहले से ये चाइना में यूज होता था। वेयर इट वाज इम्प्लाइड टू स्मेल्ट कापर, जहाँ पे ये कापर को स्मेल्टिंग मीन्स उसको कापर को पिघला के और उससे बर्तन, औजार और जो डेकोरेशन है या आपका श्रृंगार की चीजें बनाई जाती थी। इन यूरोप द रोमन्स यूज कोल फॉर हीटिंग एंड मेटल वर्किंग। रोम यूरोप में भी जो रोमन्स होते थे वे इसका यूज करते थे मेटल को हीट कर। वही ये रोमन जो थे वही ईसा मसीह के शायद आसपास थे, वही 25-30 साल पीछे होंगे या आगे तक तो ये रहे ही हैं। फिर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। Coal significance surged during 18th and 19th century with the advent of the Industrial Revolution. The invention of steam engine, which relied on coal as a fuel source, drove massive increase in coal mining and consumption. Generally, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ 18वीं और 19वीं शताब्दी में, उस समय यह बहुत तेजी से जब भाप का इंजन बनाया, उसके बाद इसका और तेजी से प्रचलन बढ़ा। और कोल माइन के लिए, क्योंकि कोल से ही भाप इंजन चलता था, और उससे फिर डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियां बनने लगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम तेज हो गया, तो उससे इसका वैल्यू और बढ़ गया और उस समय चीजें शुरू हो गई। इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन बहुत सारी चीजों को बदलता है। अगर ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया होता तो आज भी हम उसी परिवेश में जी रहे होते जैसे 1000 साल पहले। जो विकास आपका कई हजार सालों में हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वह 100 सालों में हो गया है। तो इस तरह से, और आने वाले
इसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जो हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से 100 साल में किए हैं वो हमें 10 साल में देखने को मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। दिस फ्यूल्ड फैक्ट्री लोकोमोटिव्स एंड शिप्स मेकिंग कोल ए कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यह फ्यूल फैक्ट जैसे फ्यूल फैक्ट्रीज हुई, लोकोमोटिव्स हुई चलने वाली चीज़ें, शिप्स जहाज हो गई, यह इनमें एक कोल ने एक माइलस्टोन इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिया, मतलब अपार संभावनाएं दिया। जो लोग पहले नाव से जाते थे, अब जहाज तेजी से उन डबल स्पीड में पहुंचने लगी, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगा आसानी से। रेलवे का जब हाफ इंजन से जब ट्रेनें चलने लगी, फिर गाड़ियां बनने लगी, उनसे गाड़ियों से आदमी आने जाने लगे, तो सारी चीजें अब धीमे धीमे आसान होने लगी। और उसी से इंजन बना के और फिर मनुष्य की जगह इंजन से खुदाई होने लगी। पहले डीप माइनिंग होती थी, अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी, लेकिन अब ओपन कास्ट माइनिंग होने लगी है। तो जो अंडरग्राउंड माइनिंग में जो होते थे, मजदूर काम करते थे, उनकी अपेक्षा अब लेयर हटा दी जाती है ओपन कास्ट माइनिंग में, और जो मजदूर एक महीने में प्रोडक्शन करते हैं उतनी मशीनें एक ही दिन में प्रोडक्शन कर देती हैं। फिर इससे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो गए, हाइड्रोथर्मल प्लांट्स बनने शुरू हो गए, जिससे हमारे देश में बिजली क्रांति आई और बहुत सारी चीजें चल पड़ी। अब टाइप्स ऑफ कोल कौन कौन से हैं? जनरली कोल 4 तरीके के होते हैं जो बेस्ड होते हैं इसके कार्बन कंटेंट पे, एनर्जी कितना प्रोड्यूस करता है, आउटपुट देता है, और स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन। यानी स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन का मतलब कि कितने साल से रहा है, कितने लेयर नीचे है, उस बेसिस पे हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है लिग्नाइट, दूसरा है सब बिटुमिनस, तीसरा है बिटुमिनस और चौथा है एंथ्रासाइट। तो लिग्नाइट को हम लोग ब्राउन कोल भी कहते हैं। इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है 25 से 35% होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, प्रोन टू स्पॉन्टेनियस कंबस्टन यानी तुरंत जल्दी जल जाता है, प्राइमरली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है। जैसे पीट जो है, आप जैसे गोबर देखे होंगे, उससे हार्ड थोड़ा सा होता है, जो एक लेयर, जैसे ये पौधे हैं, ये पौधे डेड हुए, फिर इनके ऊपर नए पौधे उगे, तो फिर उसके ऊपर नए पौधे वो डेड हुए, फिर उसके ऊपर नए, तो यह कई लेयर होता है जो जमीन के सबसे ऊपरी क्रस्ट के पास होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रिसिटी में और खाना बनाने में भी पीट ही यूज होता है। फिर आपका आता है सब बिटुमिन नहीं, ये लिग्नाइट है, लिग्नाइट थोड़ा नीचे होता है, पीट जो है ऊपर होता है। यहाँ 4 तरीके का दिया है, लेकिन कहीं कहीं पीट दिया होता है, वह जनरली 5 तरीके का हो जाता है। सॉरी अबाउट इट, ये थोड़ा सा नीचे पाया जाता है, ये हार्ड होता है लिग्नाइट। पीट जो होता है, जिसे हम लोग जनरली इमली का कोयला बोलते हैं, वो होता है। सब बिटुमिनस कोल, कार्बन कंटेंट 35 to 45%। इसमें कार्बन कंटेंट जैसे बढ़ता जाएगा, कोयले की वैल्यू बढ़ती जाएगी और उतना ही हार्ड होगा और उतना ही वो एनर्जी कंटेंट देगा। लोअर एनर्जी कंटेंट देन बिटुमिनस कोल, सब बिटुमिनस है, यानी बिटुमिनस कोल से पहले का है, ये बिटुमिनस कोल है उसके पहले का है, तो इसीलिए इसमें लोअर एनर्जी होगा। मेनली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है। ये पीट जो है वो जनरली खाना वाना बनाने पे, आप चाय पीते होंगे तो भट्टियां जो सुलगाते हैं वो पीट है। अब आता है यहाँ पे बिटुमिनस कोल, कार्बन कंटेंट इसमें 45 to 86% होता है। द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ कोल, जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हमारे एनवायरनमेंट में, यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और स्टील प्रोडक्शन के लिए एज ए कोक। फिर एंथ्रासाइट सबसे हार्ड कोल होता है, ये कार्बन कंटेंट 86 to 97% होता है,
फिर हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल होता है ये, हार्ड और शाइनी होता है, बर्न्स क्लीनली विथ लिटिल स्मोक एंड यूज फॉर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल हीटिंग। ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल हीटिंग के लिए यूज होता है एंथ्रासाइट। सबसे कम मात्रा में स्मोक, इसीलिए सबसे महंगा होता है कोल। ये हार्ड होता है और शाइनिंग होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोल्स होता है, पीट से और एंथ्रासाइट की साइड जाने पे इसका कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है, और कार्बन कंटेंट जितना बढ़ता जाएगा उतना ही इसकी हीट और प्रेशर बढ़ती जाएगी, एनर्जी कंटेंट भी बढ़ता जाएगा। और जो एस का कंटेंट होता है, यानी जो राख होती है, वह कम होती जाएगी। तो यानी राख अगर कम होगा तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम क्रिएट करेगा, और उसका दाम बढ़ता जाएगा और महंगा होता जाएगा। अब इसके एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज, कोल हैज सेवरल बेनिफिट दैट हैव मेड इट वाइडली यूज्ड एनर्जी। जो यूज एनर्जी होता है, एबंडेंस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फॉसिल फ्यूल्स में। लार्ज रिजर्व होता है कंट्री में, जैसे यूनाइटेड स्टेट में है, चाइना है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, यानी इजिली इसको ऑब्टेन किया जा सकता है। अदर देन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या सारी चीज़ें हैं जो आपका हमारा एलपीजी है या पेट्रोल है, डीजल है, उसकी अपेक्षा ये इजिली निकाला जा सकता है। एनर्जी डेंसिटी इसकी है, इसके पास हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, प्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट एनर्जी फ्रॉम ए रिलेटिव स्मॉल वॉल्यूम, मेकिंग इट इफिशियंट फॉर पावर जनरेशन के लिए। यहाँ पे एबंडेंसी, रिलायबिलिटी, इफिशियंसी, इजी स्टोर्ड और नीड्स लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रिलायबिलिटी होती है, यानी काफ़ी समय तक इसको स्टोर किया जा सकता है, इसको रखा जा सकता है। अगर बारिश में भी ये भीगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, इसके ख़त्म होने के चांस नहीं होते हैं। इसके पास एफिशिएंसी होती है, एनर्जी एफिशिएंसी होती है, उसके बावजूद भी इसमें एनर्जी स्टोर रहती है। ये कभी भी हम इसको जला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओपन में भी रख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके खराब होने का चांस नहीं होता है। अगर हम इसको कहीं भी इजिली स्टोर कर सकते हैं तो इसका मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो coal is relatively inexpensive, especially in region where abundant reserve compared to other energy source। यह कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जैसे कि हम अगर बात करें झारखंड की, उड़ीसा की, वे बंगाल में कुछ यूज होता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ में यूज होता है, तो वहाँ पे अगर बात करें तो वहाँ पे इसका कॉस्ट एकदम कम हो जाता है, और वहाँ के लोगों के लिए आसान हो जाता है चीज़ें कि उन एनर्जी के रिसोर्स के रूप में। फिर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एक्सटेंसिव सिस्टम फॉर माइनिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड यूटिलाइजिंग कोल्स आर ऑलरेडी इन प्लेस इंश्योरिंग रिलायबिलिटी। यह इसका बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, आप एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करके तम कई सालों तक आप प्रोडक्शन कर सकते हैं इसका। तो इसीलिए इसका नीड लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कम में ही हो जाता है, आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हो, मैंने बताया है। अब देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो आपको पता होगा कि डिसएडवांटेज ये है कि आजकल हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, फिर हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसके हिसाब से ये हमारे लिए खतरनाक है। जैसे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इस पे होता है, जो कोल जब जलता है तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, फिर जिससे क्लाइमेट चेंज शुरू होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है जो एयर पोल्यूशन का काम करता है, और एसिड रेन का काम करता है। और एसिड रेन से आपको पता होगा कि जो हमारे बिल्डिंग्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे धरोहरों के, जैसे ताजमहल है, आपका किला है, या किसी का अच्छा घर है, तो उस पर रेन, एसिड रेन होगा तो
कोरोड करता है तो उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कमजोर होने की चांस बढ़ जाते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड आप मथुरा इंडस्ट्री के बारे में पढ़े होंगे, जिससे ताजमहल जो है वो पीला पड़ने लगा था, इसलिए मथुरा रिफाइनरी को बंद कर दिया गया, क्योंकि ताजमहल सफेद संगमरमर के लिए जाना जाता है और उस पे सल्फर डाइऑक्साइड आके पड़ने लगे थे, जिससे वो पीला होने लगा था। हेल्थ रिस्क इसमें है, इसमें कोल माइनिंग इंडेंजर वर्कर जो होते हैं वो ब्लैक लंग डिजीज से पीड़ित हो जाते हैं। एयर पोल्यूशन जो होता है, आप जाएंगे जहाँ पे कोल प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे 10-10 15 किलोमीटर दूर तक आपको रोड या वहाँ के पेड़ पौधों के पत्ते जो होते हैं वो पूरे कोल से ढके होते हैं। आप अगर वहाँ पे रह के अगर कोई हिमाचल प्रदेश का या पहाड़ों का आदमी वहाँ जाए तो उसको सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी। फिर इसमें कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अस्थमा, दमा, ये सारी चीज़ें, या कार्डियोवैस्कुलर बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, जिससे हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जब होगा तो बीपी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल होता है, यानी या इसके पास फाइनिट फाइनाइट सोर्स है, मतलब लिमिट मात्रा में एक सोर्स है जो कभी भी खत्म हो सकता है। को विल इसीलिए हम लोग नॉन रिन्यूएबल ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, कि जो जैसे सूर्य, सन से आने वाले एनर्जी, हाइड्रो पावर, तो विंड एनर्जी की जो कभी खत्म ना हो, क्योंकि हर आदमी अपने भविष्य के डर के साए में जीता है। तो इसका भी डर है एक तरह का, कि हम लोग कोल तो निकाल रहे हैं लेकिन अचानक से खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या? तो क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले वाला टाइम आ जाएगा, फिर आदमी पैदल चलना शुरू करेगा, क्योंकि सारी चीजें इसी पे डिपेंड है, कोल पे ही। इसी से आपका एनर्जी प्रोडक्शन होता है, इसी से परमाणु बनता है, जो आप डिफरेंट कंट्रियों को एक दूसरे में तालमेल बिठाता है। इसी से हमारी ट्रेनें चलती हैं, इसी से हमारे घर के फ्रिज चलते हैं। अगर ये प्रोडक्शन, बिजली प्रोडक्शन ना हो तो सारी चीज़ें ठप हो जाएंगी, तो फिर आदमी वही पैदल जाएगा, फिर खाना आप लकड़ी पे बनाना शुरू करेंगे, तो ये सारी चीज़ें। तो ये नॉन रिन्यूएबल है, तो इसीलिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा अब इन्वेस्ट करने लगे हैं। वाटर एंड लैंड इशू, जहाँ पे कोल माइनिंग होता है वह वाटर को पॉल्यूट कर देता है, उसमें हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। हैवी मेटल्स जो 5 माइक्रोग्राम से ज़्यादा होते हैं, जैसे आपके लेड हो गया या और सारी चीज़ें हो गई, तो हैवी मेटल्स में जैसे आपका मरकरी हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। और ये आपको मरकरी, आपको पता होगा कि मिनीमाता डिजीज कराती है हमारी। फिर लैंड डिग्रेड लैंड हो जाते हैं, आप जाएंगे तो जब ओपन माइनिंग होती है तो वहाँ पे अब सदियों तक कुछ नहीं उगता है, अगर उगता भी है तो वहाँ पे वो खाने लायक कंजप्शन के लिए यूज नहीं होता है। इसीलिए उन लैंड्स पे बांस लगा के या वो चीजें पौधे लगाया जाता है जहाँ पे जो हम कंज्यूम न करें, उसका फ्रूट हम न खाएं, क्योंकि उसमें हैवी मेटल स्टोर हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे वैसी चीजें लगाई जाती हैं कि जिसका कंजप्शन ना हो और जो डेकोरेशन में ही केवल यूज हो, तो जैसे बांस पहले लगाया जाता है। हार्मिंग इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये हार्म करता है हमारे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को, यानी जब कोल प्रोडक्शन हम करते हैं तो पौधे काट देते हैं, जिससे उसमें रहने वाले जानवर विस्थापित होते हैं, आसपास के आदमी को भी वहां से हटाया जाता है। तो ये सारी चीजें, इसका इम्पैक्ट पड़ता है, डिसएडवांटेज है। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ माइक्रोस्कोपिक कोल होते हैं, जैसे आप अगर यूजीसी नेट का पिछले साल मतलब 2 एग्जाम पहले देखेंगे तो ये अब जो प्रोसेस शुरू हुआ है, पहले कोल के बारे में क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब माइक्रोस्कोपिक कोल के बारे में पूछने लगा है, यानी मैसेरेल्स के बारे में, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि मैसेरेल्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कोल के,
जैसे कोल अगर बड़ा है तो उसके कई कंपोनेंट मिलकर उसको बड़ा बनाते हैं ना। तो यह डिराइव्ड होता है प्लांट मटेरियल से और क्लासिफाइड होता है थ्री मेन ग्रुप्स में। जो पहला है वो विट्रिनाइट है। यह ओरिजिनेट होता है वुडी प्लांट टिश्यू से, जैसे स्टीम से उसके या रूट से। फिर प्रॉपर्टीज इसकी हाई कार्बन कंटेंट इसमें पाया जाता है, मॉडरेट हाइड्रोजन पाया जाता है। मॉडरेट मतलब मध्य में, मिडिल, न बहुत ज़्यादा न कम। मोस्ट एबंडेंट होता है हाई रैंक कोल में, जैसे बिटुमिनस में और एंथ्रासाइट में ये ज़्यादा होता है और एनर्जी आउटपुट में कंट्रीब्यूट करता है। लिप्टिनाइट है जो है उसका उसको इग्जिनाइट भी बोलते हैं। यह डिराइव होता है फ्रॉम द हाइड्रोजन रिच प्लांट पार्ट्स, स्पोर्स, पॉलेंस एंड क्यूटिकल रीजिन्स। प्रॉपर्टीज क्या है? हाई हाइड्रोजन कंटेंट होता है, लिंक्ड टू ऑयल एंड गैस फॉर्मेशन। रोल मोर कॉमन इन लोअर रैंक कोल्स लाइक लिग्नाइट, यूजफुल फॉर लिक्विड फ्यूल पोटेंशियल के लिए। अब एनर्टाइट जो है वह ओरिजिन होता है चैड और ऑक्सीडाइज प्लांट मटेरियल से। जैसे पहले जो थी आग लगती थी, जब ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में हुआ तो कहीं भी आग लग जाता था। जब मौसम अचानक से हमारा इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइज हुआ तो वाइल्ड फायर्स लगने लगे। फिर प्रॉपर्टीज अगर देखें तो हाई कार्बन और लो हाइड्रोजन इसमें पाया जाता है, लेस रिएक्टिव होता है। फाउंड अक्रॉस ऑल कोल्स रैंक्स, इम्पैक्ट रिएक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। द मिक्स ऑफ दीज मैसेरल्स डिफाइन हाउ कोल बिहेव ड्यूरिंग कंबस्टन और प्रोसेसिंग। यह बता रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जो मिक्स होते हैं मैसेरल्स वह डिफाइन करते हैं कि जलने के दौरान या प्रोसेसिंग के दौरान कोल कैसे बिहेव करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोल विथ हाई विट्रिनाइट इज ग्रेट फॉर एनर्जी। जो हाई विट्रिनाइट है वह ग्रेट होता है एनर्जी के लिए। ये देखिए, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल माने जाते हैं, तो इसीलिए उसमें एनर्जी ज़्यादा होता है। तो यह एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होता है। वाइल हाई लिप्टिनाइट माइट बी बेटर फॉर फ्यूल प्रोडक्शन। हाई लिप्टिनाइट जो होता है वह बेटर हो सकता है फ्यूल प्रोडक्शन में। अब ये मोनोमैक्रेल्स, बाईमैक्रेल्स और ट्राईमैक्रेल्स होते हैं। मोनोमैक्रेल्स में बेटेनाइट, लिप्टिनाइट और इनरटाइट हो गए। बाईमैक्रेल्स में जैसे दो होते हैं, बाई मीन्स टू। अब दो मैक्रेल्स में तो ये क्लेराइट है वह बेटेनाइट और इग्जिनाइट से मिलके बना है। जो ड्यूराइट है वो इनरटीनाइट और इग्जिनाइट से मिलके बना है। और इंटरमीडिएट्स होते हैं बेटेनाइट। फिर ट्राईमेस्रल जो है वो तीन से मिलकर बना होता है। जैसे ड्यूरोक्लेराइट होता है वो विट्रिनाइट, इग्जैक्टाइट और इनर्टिनाइट यानी इन तीनों से मिलकर बना होता है। क्लैडोराइट जो होता है इनरटाइट, इग्जिनाइट और विट्रिनाइट से मिलकर बना होता है। अब इसमें देखते हैं कि हाउ माइक्रोस्कोपिक कंपोजिशन रिलेट टू कोल टाइप्स। कैसे माइक्रोस्कोपिक कंपोजिशन जो है वो कोल टाइप से रिलेट करते हैं। जैसे लिग्नाइट है, सब बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट्स है। यह कैसे, इसमें क्या पाया जाता है? जैसे आप क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसको एनर्जी के बेसिस पे, कार्बन कंटेंट के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे, या कार्बन कंटेंट के बेसिस पे, या एसेस के बेसिस पे आप इनको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। इसके लिए वो क्वेश्चन है कि कोल इज ट्रेडिशनली क्लासिफाइड बाय रैंक स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन विच टाइज टू इट्स माइक्रोस्कोपिक मेकअप। कभी कभी ये पूछ देता है कि जो कोल्स होते हैं, आप पहले अर्ली कौन बना और बाद में कौन बना, तो बहुत पुराना कौन है और नया कौन है, तो इस बेसिस पे भी अरेंजमेंट के लिए आ सकता है। तो पीट जो होता है वो सबसे पहले का होता है, तो ऐसे ऐसे जाएंगे। एंथ्रासाइट जो बहुत पुराना होता है। तो लिग्नाइट में यह लो रैंक का होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। यानी मॉइस्चर कंटेंट हाई का मतलब कि ये कम जलेगा, एनर्जी कम प्रोड्यूस करेगा, तो ये पहले हो जाएगा। रिच इन लिप्टिनाइट होता है, लेस बेटिनाइट होता है। ये भी पूछ सकता है कि कौन ज़्यादा रिच किस में, लिग्नाइट किस में रिच होता है, लिप्टिनाइट में होता है, और कम रिच किस में होता है यानी कम मात्रा में पाया जाता है, इसमें बेटिनाइट। सब बिटुमिनस जो है मॉडरेट रैंक का होता है,
या बैलेंस करता है मिनरल्स को, लोअर मॉइस्चर इसमें होता है, यानी या लिग्नाइट से बेहतर होता है। बिटुमिनस हायर रैंक होता है। बिटनाइट हैवी वाइडली यूज फॉर एनर्जी एंड स्टील के लिए होता है, स्टील प्रोडक्शन। एंथ्रासाइट हायर रैंक होता है, नियरली प्योर कार्बन होता है इसमें, यानी प्योर कार्बन का मतलब कि हायर एनर्जी, डोमिनेटेड बाय ट्रांसफॉर्म बिटनाइट्स के थ्रू होता है। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल दीज रैंक्स रिफ्लेक्ट चेंज इन मिनरल्स कंपोजिशन एंड मिनरल कंटेंट एज कोल मैच्योर्स। यह मैटर क्यों करता है? तो अंडरस्टैंडिंग कोल एट माइक्रोस्कोपिक लेवल थ्रू मिनरल्स एंड मिनरल्स हेल्प्स डिटरमाइन इट्स, जब माइक्रोस्कोपिक कोल्स को जब हम डिटरमाइन करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा या उसके डिफरेंट डिफरेंट जो रिसर्च होते हैं उसके द्वारा, तो यह हमें बताता है कि एनर्जी पोटेंशियल को उसके बनाता है कि हाई बिटनाइट जो होता है वह हाई हीट आउटपुट देगा, जबकि इंडस्ट्रियल यूज में बिटुमिनस कोल जो होगा स्पेसिफिक मटेरियल से मिक्स करके उसको स्टील मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम प्योर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बना सकते, इसीलिए उसमें कुछ अदर्स मेटल्स मिलाए जाते हैं जिससे उसमें वो जुड़े रहें आपस में। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या क्या आते हैं? तो मिनरल कंटेंट लाइक पाइराइट अफेक्ट इमिजन, इसमें जो है पाइराइट जो है अफेक्ट करता है इसके इमिजन्स को, तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है।